नमस्कार साथियों। वीडियो का टाइटल देख के आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो आज हिंदी पत्रकारिता और खड़ी बोली आंदोलन पर विस्तृत चर्चा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता दूं या फिर भूमिका बता दूं तो खड़ी बोली आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत या फिर कह लीजिए एक तरीके से जो एक आंदोलन का रूप लिया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में, यानी कि द्विवेदी युग जो कि द्वितीय उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जिसको कहा गया है, तब हिंदी पत्रकारिता और खड़ी बोली आंदोलन शुरू हुआ और पूर्ण रूप से खड़ी बोली पर जोर दिया गया। किसके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, जिनके नाम पर द्विवेदी युग नाम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं, इसको पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के पूर्व यानी 1850 के पूर्व की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो 1850 में इनका जन्म हुआ था और महज 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने 17 नाटक लिख दिए थे, जिसमें से 9 अनुदित थे और 8 मौलिक। यानी कि 35 वर्ष की उम्र तक ये जीवित रहे। तो हमें पता लग गया है कि 1885 में इनका निधन हुआ होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हिंदी प्रदेश से बाहर, यानी जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती है, बंगाल के कलकत्ता महानगर में हुआ। किससे? उद्दंत मार्तंड जो कि पहला हिंदी का पत्र माना जाता है, समाचार पत्र, तो उससे ये उदय हुआ। समाचार पत्र सामाजिक चेतना के वाहक होते हैं, ये बात हम सबको पता है। किसी प्रकार के अन्याय या पक्षपात का प्रतिकार यानी विरोध करने के लिए जनता जब उठ खड़ी होती है तो उसे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता है। जिस नवीन सामाजिक सांस्कृतिक चेतना ने संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य को नई दशा दी, उसका उदय कहाँ से हुआ? सर्वप्रथम बंगाल से ही हुआ, उद्दंत मार्तंड से। अब अगर आगे बात करें खड़ी बोली आंदोलन की, तो खड़ी बोली को गद्य की एकमात्र भाषा स्वीकार कर लेने पर भी भारतेंदु काल की कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का एक छत्र साम्राज्य बना रहा। तो भारतेंदु युग जो था उसमें ब्रजभाषा में ही लेखन कार्य चल रहा था, हम इतना समझ में आ गया। खड़ी बोली पर बल किसने दिया? अब भारतेंदु युग में क्या मैं बताती हूँ क्या सीन चल रहा था तब। भारतेंदु युग में जो कि 1850 से जिसका प्रारंभ माना जाता है, तब भारतेंदु जी के अनुसार भी, या कह लीजिए भारतेंदु जी भी इसी बात पर जोर दे रहे थे कि गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग होनी चाहिए। तो गद्य जो था यानी कि जितना ये कविताएं जितना ये मतलब कहानी, उपन्यास, जीवनी आदि जो रेखा चित्र आदि होते हैं वो गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। पद्य विधा के अंतर्गत कविता और काव्य आता है। तो काव्य का लेखन हो रहा था ब्रजभाषा में और गद्य का लेखन ब्रजभाषा की बजाय खड़ी बोली में। तो अब दोनों की भाषा यानी गद्य और पद्य की भाषा एक करने की मुहिम किसने चलाई? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने चलाई। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यानी द्विवेदी युग में ये बात सामने रखी गई कि गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। आगे लिखा है, यद्यपि खड़ी बोली में कुछ रचनाएं हुई किंतु उसे काव्योपयुक्त न समझा गया। कब? भारतेंदु युग की बात हो रही है। जून 1900 की सरस्वती पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन सन 1903 से लेकर 1918 तक आई थिंक किया था। 1903 से तो इन्होंने प्रारंभ किया था, ये बात कंफर्म है। इसमें प्रकाशित हे कविते शीर्षक अपनी कविता में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जन रुचि यानी लोगों की रुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रजभाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया था। यानी ब्रजभाषा के प्रयोग पर इन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई। अब हिंदी पत्रकारिता पर बात करते हैं। ऊपर तो हमने भूमिका या फिर कह लीजिए प्रस्तावना पर बात की है। तो हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ काल में कहाँ कहाँ हुआ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ। किंतु सर्वप्रथम हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कलकत्ता में हुआ। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी का अखबार कौन सा था? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उद्दंत मार्तंड या द राइजिंग सन। 30 मई 1826 को
शुरू हुआ। नोट डाउन कर लीजिए आप। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी इसी कारण मनाया जाता है। आगे बात करें तो हिंदी पत्रकारिता के कुछ चरण रहे हैं। अब इन चरणों पर एक एक करके बात करेंगे। तो 3 चरण हैं, अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। अब बात करेंगे इन तीनों चरणों में क्या क्या कार्य हुए हैं। तो पहले चरण की समय सीमा जो है वो 1826 से 1867 तक है। इसमें अधिकतर साप्ताहिक पत्रों का ही प्रकाशन हुआ। आप ये चीज़ जो है हाईलाइट करते चलिए ताकि आपको एक आइडिया बना रहे कि किस उत्थान में या फिर कह लीजिए किस चरण में क्या क्या कार्य हुए। तो अधिकतर साप्ताहिक पत्रिकाएं ही प्रथम चरण में या प्रथम उत्थान में प्रकाशित हुई। बहुसंख्यक पत्रिकाएं 2-2 या 3-3 भाषाओं में निकलती थीं। इन पत्रिकाओं का उद्देश्य जनता में जागरण और सुधार की भावना उत्पन्न करना था। अब प्रथम उत्थान की कुछ पत्रिकाओं के नाम भी याद कर लीजिए ताकि आपको जो है एक आइडिया लग जाए कि किन किन साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि इसमें हुआ है। तो उद्यंत मार्तंड तो आपको याद रखना ही है, दूसरा है बंगदूत, तीसरा है प्रजामित्र और चौथा है बनारस अखबार। आप ये 4 ही याद कर लीजिए तो काफ़ी होगा, क्योंकि ये 4 जो है एक परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हें अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए ये मोर देन इनफ होगा। आगे बात करते हैं दूसरे उत्थान में क्या क्या कार्य हुए। तो दूसरे उत्थान की समय सीमा भी दे रखी है, कितनी है, 1868 से 1885 तक। तो इसमें क्या हुआ, पहले उत्थान में साप्ताहिक पत्रिकाएं मुख्य रूप से छपी थीं और दूसरे में क्या हुआ, मासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होने लगा। अब इसमें कौन कौन सी पत्रिकाएं आती हैं, तो इसमें आती कवि वचन सुधा। इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने 1868 में काशी से इसका प्रकाशन शुरू किया था। जगत समाचार दूसरा है, सुलभ समाचार और आनंद कादम्बिनी। आप यहाँ पर आनंद कादम्बिनी और कवि वचन सुधा 2 याद रखिए, ये मुख्य हैं। और अगर आपको और भी याद करनी है तो इसमें आप हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही 1873 में प्रकाशन जिसका शुरू हुआ था, और बाला बोधनी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही इसका संपादन कार्य कर रहे थे, 1874 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। आप ये नोट डाउन करते चलिए। अगली आती है तीसरे उत्थान में क्या क्या हुआ। तीसरे उत्थान का समय काल याद रख लीजिए और इसमें क्या था, लगभग 200 से ऊपर संख्या। आप देखिए कितना एक तरीके से समय, जब धीरे धीरे समय बदल रहा है तो पत्र पत्रिकाओं का और साहित्य में धीरे धीरे किस तरह से विकास होता रहता है, नई नई चीज़ें उपजती रहती हैं। तो यहाँ से ये बात भी हमें पता चल रही है। तो इसमें कई छोटी बड़ी पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी थी। इसमें हिंदी भाषा की सत्य एवं लोकप्रियता का बोध होता है। तो सबसे मुख्य जो है वो है नागरी प्रचारणी पत्रिका। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। समस्या पूर्ति पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हो रहा था और आप चाहें तो और भी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए। अब आते हैं द्विवेदी युग में क्या क्या हुआ हिंदी भाषा को लेकर या खड़ी बोली को लेकर। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ से भारतीय राजनीति के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव बढ़ने लगा। कलकत्ता से निकलने वाले भारत मित्र और मारवाड़ी बंधु और नरसिंह, ये 3 पत्र तिलक यानी कौन तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी की प्रखर राजनीति के समर्थक थे। साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में पहले 2 दशकों में आचार्य द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही, द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका, मैंने अभी आपको बताया था इसका समय काल जो है यही है, 1903 से लेकर 1918 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य किया था, सरस्वती पत्रिका का। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं ताकि आपको चीज़ों की क्लैरिटी बनी रहे। सरस्वती पत्रिका जो थी, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी खुद की रचनाएं भी प्रकाशित करवाते थे, साथ ही साथ अन्य जो कवि आदि थे या लेखन कार्य कर रहे थे, जो साहित्यकार, उनकी कविताओं को या उनके लेखों को भी इस पत्रिका में प्रकाशित करते थे। साथ ही साथ आप इनकी महानता कह लीजिए या इनका ये विशेष योगदान कह लीजिए, जिसके चलते खड़ी बोली आज इस स्तर तक पहुंच पाई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अन्य लेखकों की जो कृतियाँ होती थी उनमें जो त्रुटि आदि होती थी, गलती होती थी, उन्हें स्वयं ही सुधारते थे और इसका वो कोई क्रेडिट भी नहीं लेते थे। बिना किसी क्रेडिट के वो त्रुटियों को सुधार कर सरस्वती पत्रिका में उन रचनाओं को प्रकाशित करते थे। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य द्विवेदी और इंदु पत्रिका के माध्यम से पंडित रूप नारायण पांडे ने जिस संपादकीय सार्थकता
और ईमानदारी का आदर्श हमारे सामने रखा, वह हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ। और जो मैंने आपको अभी थोड़ी सी कहानी बताई है वो भी आप लिखते चलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस युग में प्रकाशित पत्र पत्रिकाएँ कौन कौन सी हैं, नोट डाउन आप कर लीजिए। इनमें से मैं कुछ एक मार्क कर दे रही हूँ, बाकी सभी ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हितवाणी भी इम्पोर्टेंट है, साप्ताहिक है, मर्यादा पत्रिका आप याद कर लीजिएगा, और कलकत्ता समाचार आप याद कर लीजिएगा, विश्वामित्र याद कर लीजिएगा, सुदर्शन याद कर लीजिएगा। बाकी 2-3 बच रही हैं, वो अगर आपकी इच्छा है तो आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग में तो पत्रकारिता और साहित्य दोनों प्रायः एक ही स्तर पर विकसित हो रहे थे। आलोच्य युग यानी जिसमें आलोचना आदि हो रही थी। इस स्थिति में कुछ अंतर आया। कुछ गंभीर साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी जो समाज सुधार या राजनीतिक उथल पुथल से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखती थी। अब बात करते हैं खड़ी बोली आंदोलन पर। हमने तीनों चरण जो थे, तीनों उत्थान जो पत्र पत्रिकाओं के लिए हुए थे, या फिर हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो 3 उत्थान हुए थे, 3 चरणों में किस तरह से हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ था, वो मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं खड़ी बोली आंदोलन पर। अब इसमें हम ये भी बात करेंगे कि इनमें किन किन का योगदान विशेष रूप से रहा। जैसे कि अभी इसमें सदल मिश्र एक नाम आएगा, लल्लू लाल जी का नाम आएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान की बात होगी। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी मुख्य चीज़ें हैं जो कि खड़ी बोली आंदोलन में जिनका योगदान विशेष रहा। तो गद्य की एकमात्र भाषा खड़ी बोली स्वीकार कर लेने पर भी भारतेंदु काल के कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का एक क्षत्र साम्राज्य बना रहा। एक क्षत्र साम्राज्य यानी ब्रजभाषा में ही काव्य सृजन हो रहा था। काव्य सृजन में और कोई भाषा या फिर कह लीजिए खड़ी बोली का प्रवेश नहीं हो पाया। यद्यपि खड़ी बोली में भी यतिकचित रचना हुई, किंतु उसे काव्योपयुक्त नहीं समझा गया। ये बात मैंने पीछे कर ली थी। तो 1900 की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हे कविते शीर्षक अपनी कविता में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कार्य किया। क्या क्या? जनरुचि का प्रतिनिधित्व किया और ब्रजभाषा के चिर प्रयोग पर जो है नाराजगी प्रकट की। तो द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बनी। गुप्त जी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे आदि खड़ी बोली के कवियों के रूप में ही सामने आए। किंतु श्रीधर पाठक जो हैं, इनका समय काल की बात करूं क्योंकि ये बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, इनका आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी से सीनियर हैं और भारतेंदु से छोटे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मध्य इनका समय काल आता है। और आगे आते हैं हरिऔध और इसके बाद तथा शंकर जो ब्रजभाषा में अच्छी कविता लिख चुके थे, वे भी अब खड़ी बोली का व्यवहार करने लगे थे। श्रीधर पाठक की बात करें तो इन्होंने इनकी 3 अनुवादित कृतियां एकांतवास योगी है जो कि हर्मिट की अनुवाद है, यानी हर्मिट जो गोल्ड स्मिथ द्वारा रची गई एक रचना है उसका अनुवाद है एकांतवास योगी। दूसरा है उजड़ ग्राम, ये डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है। तीसरी है श्रांत पथिकी, ये ट्रेवलर का अनुवाद है। तो ये 3 इनकी पुस्तकें मुख्य हैं जो कि प्रतियोगिता की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं योगदान पर। तो ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही ईसाई मिशनरियों का भी आगमन हुआ था, जिनका उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार करना था और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना था। तो भारतीय जनता से संपर्क के लिए इनके पास हिंदी ही एकमात्र साधन बचा था, जिसके चलते इन लोगों ने कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा दिया और खड़ी बोली को एक तरीके से कह लीजिए उद्भव में इनका योगदान कहीं ना कहीं दिखाई दिया। अतः अनेक विद्यालयों की स्थापना, धर्म ग्रंथ का अनुवाद, हिंदी के व्याकरण ग्रंथों का निर्माण आदि कार्य ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए। अनुवाद भी कई ग्रंथों का किया गया। क्यों? क्योंकि ये धर्म प्रसार के लिए आए थे, धर्म प्रचार प्रसार करने आए थे। तो फिर इन्हें जो अपने ग्रंथ आदि थे उनका अनुवाद भी हिंदी में किसके सामने लाना पड़ा? जनता के सामने लाना पड़ा, ताकि इनके धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की भाषा में अनघड़ता एक तरीके से आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं त्रुटि आदि मिलती थी, या फिर कह लीजिए एक तरीके से क्लैरिटी नहीं होती थी चीज़ों को लेके। विराम चिन्हों की अव्यवस्था और पुरानी गद्य शैली के बावजूद खड़ी बोली हिंदी को काफ़ी सजने संवरने का मौका मिला। यहाँ पर मैंने बाइबल का एक अंश दिया है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, वैसे ये काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है।
आगे आता है फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान था, या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ साथ अन्य शिक्षण संस्थानों का क्या योगदान रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा, हिंदी भाषा ज्ञान कराने के उद्देश्य से 10 जुलाई 1800, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका स्थापना दिवस या फिर कह लीजिए स्थापना काल जो है वो पूछा ही जाता है। इस 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इस कॉलेज में खड़ी बोली गद्य का निर्माण करने के लिए किसे किसे रखा गया, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र को नियुक्त किया गया। सदल मिश्र और लल्लू लाल जी जो हैं हिंदी के महान साहित्यकारों में इनका स्थान आता है। तो जाहिर सी बात है ये हिंदी के ज्ञाता रहे होंगे, तभी इन्हें जो है नियुक्त किया गया होगा इस कार्य के लिए। अब लल्लू लाल जी की कुछ यहाँ पर रचनाएं भी लिखी हुई हैं, जिनमें से आप बैताल पचीसी नोट डाउन कर लीजिए, 1801 इसका प्रकाशन वर्ष है। सिंहासन बत्तीसी नोट डाउन कर लीजिए, और शकुंतला नाटक भी नोट डाउन कर लीजिए, सभा विलास भी नोट डाउन कर ही लीजिए। आगे आता है सदल मिश्र की कुछ रचनाएं, तो इसमें पहली आती है, आप ये नोट डाउन ही कर लीजिए, नासिकेतोपाख्यान और हिंदी पर्शियन वोकेबलरी, आप पहली तो याद ही रखिएगा। आगे आता है इसके अलावा इंसा अल्लाह खान और मुंशी सदा सुखलाल का भी विशेष योगदान है। 4 नाम आपको याद करने हैं, लल्लू लाल जी, दूसरे हैं सदल मिश्र, तीसरा है मुंशी इंसा अल्लाह खान और चौथा है सदा सुखलाल जी। अब बात करते हैं धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाएं, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने भी खड़ी बोली के विकास में अपने तरीके से योगदान दिया। अब निष्कर्ष पे बात कर लेते हैं कि हमने क्या समझा अभी तक। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से हिंदी पत्रकारिता जो है विभिन्न चरणों में, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान में साप्ताहिक पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं और फिर छोटी बड़ी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ। और इसके बाद फिर हमने जाना कि कैसे भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में का विसर्जन हो रहा था, लेकिन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हे कविता अपनी पत्रिका सरस्वती में जब प्रकाशित की तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं क्षोभ प्रकट की। और फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान है, जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी, और इसके बाद जो अन्य शिक्षण संस्थान थे उनका भी योगदान हमने देखा, और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या योगदान था इस पर भी हमने बात कर ली है, और ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान था इस पे भी हमने बात की है। साथ ही साथ 4 नाम आपको याद रखने, एक मुंशी सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खान और लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी। तो यहाँ पर वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए था। अभी तक का जो सिलेबस चल रहा है अपडेटेड पैटर्न पर आधारित, उस पर मैं समय समय पर इस चैनल पर वीडियो ला रही हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और आप चैनल पर जाकर अपने सिलेबस से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो जाकर ज़रूर देखिए। काफ़ी सरल भाषा में मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।